देखो, आप एक बार गौर गौर करना, सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा एग्जाम में कि सती प्रथा को खत्म करने का प्रथम प्रयास किसने किया था? आपका ऑप्शंस में होंगे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा तो कुछ भी दे सकता है। तो आपका खत्म करने का प्रथम प्रयास, ध्यान से सुनो, प्रथम प्रयास किसने किया था? देखो, ये बहुत ही बेसिक है। अगर आप समझ रहे हो तो आप 1.5x या 2x पे कर लो, क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो। तो रेलवे के ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कि ट्रेन पटरियों के जो सिग्नल्स यूज करते हैं उनमें लाले क्यों किया जाता है? देखिए, ये हमारा प्यारा भारत देश है। यहाँ पे ब्रिटिश की हिम्मत कैसे होती है कि वो अब हमारे ही भारत देश में आए और हमारे ऊपर राज कैसे करे? हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल फ्रॉम स्ट्रगल डेज। यार, ये क्लास तो 8-10 दिन बाद हो रही है, क्योंकि बीच में हमारा धनतेरस का त्योहार, उसके बाद दिवाली का त्योहार, फिर भैया दूज। इन सब त्योहारों के बीच में कुछ चीजें पोस्टपोन हो गई है। मैं भी घर चला गया था। उसके बाद और भी चीजें काफी डिस्टरबेंस कर गई थी। अब लगभग जितने भी त्योहार हैं वो खत्म हो चुके हैं। हमारा सारा का सारा फोकस अब अपने एग्जाम पे होगा। सबसे पहला अपना जो एग्जाम है एएलपी का, आरपीएफ एसआई का एंड एएलपी का, इस एग्जाम पे फोकस करेंगे कि जीएस में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उसको डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका एनटीपीसी का, हमारा जो मेन टारगेट है वो एनटीपीसी, जिसका एग्जाम अभी नोटिफिकेशन आया है, अप्रैल में होगा आपका 10+2 का। तो सबसे पहले हम अपने इस एग्जाम पे फोकस करेंगे और उसके बाद फिर इसको। अब बात करते हैं कि पढ़ाई का, तो अब हम रेगुलर रहेंगे। रेगुलर रहने के साथ साथ मैंने एक ऐसी सोल्यूशन निकालना है। देखो, यहाँ पे आपका क्या कवर होगा? आपका कवर होगा सिलेबस। यहाँ पे आपका जब सिलेबस कवर हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या होगा? सबसे जो मेन प्रॉब्लम आती है वो जीएस में रिवीजन करने के लिए। जीएस में रिवीजन कैसे होगा? यहाँ पे आप आओगे, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है। सारी चीजें हम रिलेट करेंगे। अब रिलेट कैसे करेंगे? जैसे ये अपना चौथा वीडियो है, प्रैक्टिस सेट चौथा है। अब चौथे से पहले आपका 1, 2, 3 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। तो ये जो चौथा वीडियो होगा, इसमें पिछले जो 3 वीडियो आए हैं उन सारे के सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आपका पांचवा जो होगा, उसमें फिर ये चारों डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो आपका पार्ट होगा, उसमें पांचों जो प्रैक्टिस सेट में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था उन सबको रिलेट करके पढ़ लेंगे। अब आगे क्या होगा? मैं ये कर रहा हूँ रिवीजन के लिए कि आपका एक गूगल फॉर्म टेस्ट तैयार कर रहा हूँ। इसमें ये फायदा होगा आपका कि आप यहाँ पे प्रैक्टिस करोगे। मैं डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म टेस्ट की लिंक डाल दूंगा। आपको उस पे ओपन करोगे तो आपका ईमेल मांगेगा। उसके बाद आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, देन आपका लास्ट में आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ये 3 चीज मांगेगा। आप फिल कर दो। उसके बाद हमने ये जितनी भी स्लाइड में जितने भी क्वेश्चंस रिलेट किए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस फ्रेम किए होंगे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके आ जाएंगे उसमें। 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे मैं वो सारे क्वेश्चन इस गूगल फॉर्म टेस्ट में आपका ऐड कर दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आना, अपनी थ्योरी पढ़ना या प्रैक्टिस करना, उसके बाद दिन आप जाके रिवीजन कर लेना। और इसकी स्लाइड कहाँ मिलेगी? स्लाइड मिलेगी आपके टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, इसका टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैं डाल दूंगा, और आपकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। ठीक है, तो अब बिना देरी करते हुए, एक तो पहले ही ऐसी देर हो चुकी है, 8-10 दिन बाद हम क्लास कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, परफेक्ट। सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था अपने एग्जाम में, जो कि आपका एग्जाम था 16 दिसंबर 2020 को, सेकेंड शिफ्ट में। उसमें ये था कि किस सुल्तान ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दिया था? अब इसका जो नॉर्मल सा आंसर है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन हमको तो सिर्फ नॉर्मल सीधे आंसर देके नहीं निकल जाना है। गलती तो हम यही करते हैं ना, कि हमने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर पढ़ा, उसके बाद आगे निकल गए। बट नहीं, रुको। अब हम कितनी चीजें यहाँ से रिलेट करेंगे, इसको देखो। सबसे पहले, अब मोहम्मद बिन तुगलक किस वंश का शासक था? ये था आपका तुगलक वंश का। अब तुगलक वंश कब आता है, कहाँ आता है, वो चीज हम देखते हैं। देखो, जो हिस्ट्री है, भारत का जो इतिहास है, उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला,
एंशियंट। देखो ये बहुत ही बेसिक है, अगर आप समझ रहे हो तो आप 1.5x या 2x पे कर लो, बट मैं वो चीजें रिलेट करके चल रहा हूँ जिनको कुछ भी नहीं आता है, तो मैं एकदम बेसिक से उनको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो प्लीज आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले हो गया आपका एंशियंट, दूसरा आपका हो गया मिडवल, तीसरा आपका हो गया मॉडर्न। अब हम बात करें कि एंशियंट का, तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ना कि एंशियंट में आपका, जब एंशियंट खत्म हो रहा था तब आपका गुप्त वंश आया था, गुप्त वंश खत्म हुआ था। गुप्त वंश के साथ साथ दक्षिण भारत में आपके कौन थे, संगम पीरियड आपका उसी टाइम चल रहा था। अब संगम काल में क्या हुआ था, आपका संगम काल में तीन समिति बुलाई गई थी वहां पे, जिसकी फर्स्ट संगम काल की अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि किए थे। तो ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आप यहाँ पे रिकॉल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, रिकॉल नहीं कर रहे हो तो मैं इसका गूगल फॉर्म टेस्ट बना के रेडी कर दूंगा, आप उसमें रिकॉल कर लेना। अब बात आती है मिडवल इंडिया की। तो मिडवल इंडिया में मुख्यतः जो राजवंश है वो सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद आता है आपका खिलजी वंश, उसके बाद आपका आ जाएगा तुगलक वंश, तुगलक वंश, उसके बाद आपका आ जाएगा सैयद वंश, सैयद वंश, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका लोधी वंश। मुख्यतः यही वंशावली थे। इसमें से जो आपका तुगलक वंश है, इसी तुगलक वंश का एक शासक कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक, बिन तुगलक। अब यहाँ, तो यहाँ तक तो आपका बेसिक हो गया। अब यहाँ से हम क्या रिलेट करेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था, इसका जो पूरा नाम था वो जॉन खां था, जॉन या जूना खां। मैं लिख दे रहा हूं, जॉन खां या जूना खां। इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद क्या चीज याद आता है, याद ये आता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वह अरबी और फारसी भाषा का बहुत ही महान विद्वान था। अरबी एंड फारसी, इन दो भाषाओं का ये बहुत ही अच्छा विद्वान था। अब इसके बाद इसने एक बुक भी लिखी थी। बुक आपका जो हो गया रेहला, सबसे पहला आपका हो गया रेहला, एंड दूसरा हो गया आपका सफरनामा। ये बुक भी इससे पूछ सकेगा, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है, रेहला नाम की पुस्तक किस प्रसिद्ध शासक ने लिखा था। ठीक है, तो ये हवा में मैं नहीं बता रहा हूँ, जितनी भी चीजें रिकॉल करवा रहा हूँ, रिलेट करवा रहा हूँ, वो सारी की सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई हैं। ठीक है, अब इसका जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सती प्रथा को खत्म करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, खत्म करने का प्रथम प्रयास किसने किया था, यही मोहब्बत मोहम्मद बिन तुगलक ने। हम सबको पता है कि सती प्रथा जो थी, इसको खत्म कौन करवाया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ठीक है, खत्म किसने करवाया, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। क्वेश्चन आपका फ्रेम होगा एग्जाम में कि सती प्रथा को खत्म करने का प्रथम प्रयास किसने किया था। आपका ऑप्शंस में होंगे आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक, राजा राम मोहन राय, मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा तो कुछ भी दे सकता है। तो आपका खत्म करने का प्रथम प्रयास, ध्यान से सुनो, प्रथम प्रयास किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। ठीक है, इस ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, क्या पता हमारे एग्जाम में पूछ ले, तो ये आप ध्यान रखना। उसके बाद ये जो तुगलक वंश है, अगर इसके बारे में बात करें तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था वो था गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। और इसका जो टाइम पीरियड था तुगलक वंश का, ये था आपका 1320 से, लगभग 1320 से आपका था 1414। इतना समझ में है। और तुगलक वंश के बारे में एक चीज और याद रखो, इसका जो टाइम पीरियड है, जो रूलिंग पीरियड है आपका, रूलिंग पीरियड किसका, तुगलक वंश का, ये लॉन्गेस्ट आपका दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड, लॉन्गेस्ट टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड। ठीक है, वो किसका है, आपका यही आपका तुगलक वंश का है। अब यहां से क्या और याद कर सकते हैं, सबसे कम किसका है, सबसे कम आपका है, सबसे कम आपका किसका है, सबसे कम खिलजी वंश का है। तो इसी खिलजी वंश का एक शासक था कौन, अलाउद्दीन खिलजी।
उनके ऊपर एक मूवी भी बनी है पद्मावत करके। पद्मावत में आपकी एक महारानी होती है पद्मावती, मैं यहीं पे लिख देता हूँ पद्मावती। इसके जो रचनाकार हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया आया है इस पे जो क्वेश्चंस फ्रेम हुआ था वो आपका यही था कि मलिक मोहम्मद जायसी ने किसकी रचना की थी। अब ये पद्मावती पे एक मूवी बनी बनी है पद्मावत करके। उसमें यही दिखाया गया है कि जौहर एक प्रथा थी पद्मावत महारानी जी उसको की थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जो आपके शासक था वो राजा रतन सिंह जी की वाइफ थी पद्मावती। इनको बोला था कि हम मैं आपको एक बार देखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें उस मूवी में दिखाया गया है। आपको एक बार जाके वो मूवी देखनी चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, आप एक बार गौर गौर करना। सबसे पहले यहाँ पे हिस्ट्री का क्वेश्चन मैंने फ्रेम कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसमें ऐसा होता है, एग्जाम में तो आपका बताएगा नहीं कि अब हिस्ट्री के क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद साइंस में उसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे ना। तो अगर हम अभी से अपने माइंड को उस तरह से ट्रेन करेंगे तो फिर ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग सेक्शन के एक के बाद एक आते जाएं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था वो ये था कि श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है? मुझे पता है पूरा ऊपर से गया होगा। अगर किसी को आता है अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आता है तो मैं एक एक चीज को तोड़ रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। सबसे पहले आपका इसमें क्या आपका आया वर्ड कि विचलन। विचलन विचलन मतलब कि कितना डायवर्जन होता है, कितना फैलता है कोई चीज, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें तो प्रकाश में सबसे ज्यादा जैसे प्रकाश की जो तरंग होती है उसको किसी प्रिज्म में से अगर हम गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में बढ़ जाती है। इस उस 7 रंगों का नाम क्या है? विवग्योर। उन कलरों के नाम के फर्स्ट वर्ड से ये बनाया गया है विवग्योर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो इसमें आपको देखो, सब यहाँ पे आपको दिखाई भी होगा कि सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ है। यहाँ से आपकी आ रही है प्रकाश की किरण। सबसे कम को कौन विचलित हुआ है? रेड कलर, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन विचलित हुआ है? आपका बैगनी कलर, ठीक है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? सबसे ज्यादा आपका होगा बैगनी का। सबसे कम किसका होगा? आपका होगा लाल का। कि जो ट्रेन के सिग्नल्स होते हैं वो रेड कलर के ही क्यों बनाए जाते हैं? भैया, रेड कलर के लिए इसलिए बनाए जाते हैं कि इसका जो विचलन है वो सबसे कम होता है। विचलन सबसे कम होता है। जब वो सबसे कम फैलेगा या सबसे कम विचलित होगा तो उसकी जो तरंग दैर्ध्य होगी वो ज्यादा दूरी तक दिखाई देगी ना। अब जो ट्रेन का ड्राइवर है उसको तो यही चाहिए ना कि ज्यादा से ज्यादा दूरी तक आपका कलर देख ली कि रेड है कि आपका ग्रीन है। इसीलिए जो ट्रेन के सिग्नल्स के कलर होते हैं वो आपके कौन होते हैं? आपके लाल होते हैं। आपका क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम हो सकता है कि क्योंकि आप रेलवे का एग्जाम देने जा रहे हो तो रेलवे के ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे कि ट्रेन पटरियों के जो सिग्नल्स यूज करते हैं उनमें लाल ही क्यों किया जाता है? आपका क्वेश्चन आएगा। प्रकाश का विचलन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, निम्नलिखित में से कोई नहीं। आपका आंसर क्या होगा कि विचलन के कारण। अब देखो, अगर आप रेगुलर हो, पिछले वीडियोस देखे हो तो लाल कलर से कुछ आपको याद आता है? मुझे तो नहीं, मुझे तो आता है। अगर आपको नहीं आता तो आप तैयारी बहुत ही कम तरीके से कर रहे हो या फिर ना के बराबर कर रहे हो। लाल कलर से अगर यहाँ पे कुछ चीजें याद आ रही है वो ये होगा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अम्ल, एसिड एंड सेकेंड आपका क्षार। अम्ल और क्षार। तो अम्ल में आपका क्या आ जाएगा? अम्ल वो होते हैं जो जल में H प्लस आयन देते हैं। क्षार वो होते हैं जो जल में आपके OH माइनस आयन देते हैं। इसके बाद आपका एक और आएगा कि ये टेस्ट में आपके सौर होते हैं और ये आपके टेस्ट में बिटर होते हैं। ये खट्टे होते हैं, ठीक। जैसे आपके नींबू हो गए, आपके ऑरेंज हो गया, आपके सिरका हो गया, विनेगर जिसे कहते हैं,
अभी क्या आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि विनेगर का पीएच मान कितना होता है, हमारे पेट का पीएच मान कितना होता है। समझ में आ रहा है? पीएच स्केल क्या होती है, किसकी ज्यादा होती है, किसकी हाई का होती है, एप्पल में कितनी होती है। मैं वो सारी चीजें आगे क्वेश्चंस फ्रेम कर रहा हूँ, आगे सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम ये थे कि इनका टेस्ट आपका सॉर होगा, इसका खट्टा होगा। अब इसको पहचानने के लिए आपका एक प्राकृतिक इंडिकेशन है जिसका नाम है लिटमस पेपर। लिटमस पेपर। अब उसमें क्या होता है, अगर उसमें ये होता है कि यहाँ पे जैसे अम्ल हो गया, यहाँ पे आपका हो गया क्षार, यहाँ पे जो लिटमस पेपर होता है वो नीले को लाल कर देता है। लिटमस पेपर नीले को लाल कर देता है। और आपका जो क्षार है, क्षार होता है, वो लिटमस पेपर लाल को नीला कर देता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आपको यहाँ पे तुरंत याद आ जाना चाहिए कि इसके बाद मैंने आपका उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ाया था। उभयधर्मी ऑक्साइड पढ़ाया था, क्या होते हैं? Al2O3। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अपने पिछले वाले एग्जाम में। तुरंत आपको लिटमस से मैंने पढ़ाया था, याद आ जाना चाहिए। ये किस पौधे से पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है लिचेन के पौधे से। लिचेन पौधा आपका कौन से किंगडम में बिलोंग करता है? ये आपका थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा। लिचेन आपका थैलोफाइटा किंगडम में बिलोंग करता है। ये चीजें आपको रिकॉल हुई। अब यहाँ पे एल्टो उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं? ऐसे ऑक्साइड जो आपके दोनों आपके नेचर शो करते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये था कि ब्रांड एम्बेसडर से पूछा था कि बंगाल पियरेल्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो ये तो सौरभ गांगुली हैं। अब इनसे और क्या चीज याद आ जा सकती है? आपका वेस्ट बंगाल के आपके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सौरभ गांगुली जी। तो हम और कुछ ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं जिनके एम्बेसडर अभी न्यूज में रहे हैं। सबसे पहले आपका मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। मैं लिख दे रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स वाटरवेज। इसके ब्रांड एम्बेसडर अभी किसे नियुक्त किया गया है? मनु भाकर जी को। मनु भाकर से याद आया, इन्होंने अभी अपने पेरिस ओलंपिक 2024 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने अभी जीता था, मनु भाकर जी। हम अगले अपने ब्रांड की बात करें तो आपका मोटो जीपी इंडिया का आपके ब्रांड एम्बेसडर मोटो जीपी। ये एक रेस है, आप यूट्यूब पे सर्च करना, ऐसे चीजों को आप देखा करो। ठीक है, मोटो जीपी इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो आपके हैं शिखर धवन। इन्होंने अभी रिटायरमेंट भी ले लिया है ओडीआई क्रिकेट से। शिखर धवन जी। और अभी अभी जो न्यूज में रहा है आपका ये मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? याद आया, इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके हैं युवराज सिंह। युवराज सिंह की वर्ल्ड कप 2023 ओडीआई, ये आपका इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? शाहरुख खान जी थे। ठीक है, यहाँ पे दो तीन और ब्रांड एम्बेसडर थे, मैं उनको भी लिख देता हूँ क्योंकि आपका क्या पता एग्जाम में थोड़ा डीप में पूछे तो वो क्वेश्चन भी पूछ सकता है। आपका मिस T20 वर्ल्ड कप में जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो पहले थे युवराज सिंह। युवराज सिंह। दूसरे आपके थे शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी। तीसरे आपके थे क्रिस गेल। और चौथे आपके थे उशैन बोल्ट। अब आपको इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ये नहीं पूछेगा कि मेंस T20 वर्ल्ड कप के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है। आपका ये पूछ लेगा कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का जो क्रिकेट हुआ उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन नहीं है। ठीक है,
कौन नहीं है पूछेगा। तो इसमें आपके युवराज सिंह क्रिकेटर हैं, ये हो जाएँगे, आपका शाहिद अफरीदी है, ये हो जाएँगे। उसके बाद आपका एक और ऑप्शन दे देगा, जैसे आपका दे दिया विराट कोहली जी, वो भी हो जाएँगे। चौथा आपका ऑप्शन दे देगा क्या? उसैन बोल्ट। तो पता है कि ये तो रनर है, ये तो धावक है, ठीक है? तो सब लोग किसको टिक करेंगे? उसैन बोल्ट को। लेकिन आपका सही आंसर क्या होगा? विराट कोहली। वो मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। ठीक है? तो कौन-कौन है? युवराज सिंह, शाहिद अफरीदी, क्रिस गेल, उसैन बोल्ट। इतना समझ में आया क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा? अब 1-2 और हम बात कर लेते हैं। जैसे आपके जीएसटी के हो गए, ठीक है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ जी हो गए, अमिताभ बच्चन जी। उसके बाद आपका एक और आ जाता है जैसे ये Xiaomi इंडिया रेडमी जिसका फोन होता है, उसकी आपकी कैटरीना कैफ हो गई, ठीक। तो इतनी सारी चीजें ध्यान में रखें। क्वेश्चन ये कैसे फ्रेम हो, ठीक है। इसमें पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन ब्रांड एम्बेसडर नहीं है टी20 वर्ल्ड कप 2024 का। तो आपका युवराज सिंह होंगे, शाहिद अफरीदी होगा, या ऑप्शंस भी चेंज कर देता है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा क्या? उसैन बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो आपका जो अगला क्वेश्चन था कि केरल का फर्स्ट मेगा फूड पार्क कौन सा है, उसका उन्होंने नाम पूछा था। तो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी है, आप देख भी सकते हो। ये आपका किन्फ्रा किन्फ्रा मेगा फूड पार्क, ठीक है। ये आपका केरल में उस टाइम बना था और उस टाइम न्यूज में भी रहा था। तो ये आपका क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। अब हमको क्या चीजें याद कर सकते हैं, याद करनी चाहिए कि मेगा फूड पार्क क्या होते हैं, ठीक है। तो मेगा फूड पार्क वो चीज होती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। जितने भी फूड होते हैं उन्हें सेफ्टी के लिए एक जगह पार करके रखा जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि यहाँ पे एक मशीनरी होती है, समझ रहे हो। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे जो चीजें होती है वहां पे इसको रखा जाता है। जैसे आपके हो गए प्रोडक्ट्स हो गए, आपके फ्रूट्स हो गए, आपके सब्जियां हो गई, यहाँ पे इनको रखा जाता है। अब यहाँ पे ये काम कैसे करता है, एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं। जैसे आपका किसी जगह पे टोमेटो, मान लो टमाटर बहुत हो रहा है, ठीक है, आलू। तो अब यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये चीज होता था कि किसान यहाँ पे यार टोमेटो का मतलब टमाटर होता है यार। पोटैटो का मतलब आलू होता है। मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ टोमेटो पोटैटो में। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे किसी स्थान पे आपका टमाटर बहुत हो गया, ठीक है। तो अब वहां वहां के जो किसान हो गए, वो क्या करेंगे, वो जाएंगे मार्केट में, किसी को टमाटर देंगे। फिर वो इंसान दूसरी जगह जाएगा, वहां पे टमाटर देगा। फिर वो इंसान किसी और जगह जाएगा। फिर लास्ट में वो तो जैसे दूसरी जगह पे जहाँ पे मेगा फूड पार्क है वहां पे ले जाता था। तो इसमें बहुत ही कम प्राइस मिलता था किनको? फार्मर्स को, हमारे किसानों को, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस मिलता था इसमें। कैसे? क्योंकि ये आपको यहाँ पे आपका ये जो होगा, ये इसको कम दाम में देगा, फिर ये इसको कम दाम में देगा, फिर ये इसको कम दाम में देगा, और ये फिर यहाँ पे लास्ट प्राइस ये इससे लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसी योजना बनाई गई, एक क्लस्टर ऐसा बनाया गया कि ये जो किसान हैं जिन्होंने आपके टोमेटो को प्रोडक्शन किया था इसका, वो डायरेक्ट आपके क्या है, आपके डायरेक्ट इस मेगा फूड पार्क में आ जाए। जिससे किनको प्रॉफिट हो? डायरेक्ट आपको, किसानों को हो। समझ में है? तो इसीलिए हर एक जगह पे जाके, कुछ प्रमुख जगहों पे जाके जहाँ पे प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा हो रहे हैं, वहां पे एक पार्क की स्थापना की गई, जिन्हें मेगा फूड पार्क कहा गया। क्लियर है? समझ में आया कॉन्सेप्ट? देखो यार, मैं तो बता देता कि ठीक है, मेगा फूड पार्क कहाँ पे आपका केरला में है। सॉरी, फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ केरला का कौन सा है, किन्फ्रा मेगा फूड पार्क है। बट वहां से चीजें रिलेट नहीं होती ना, वहां से हम उसको समझ ही ना पाते कि यार इसका मेगा फूड पार्क होता क्या है। अगर आप किसान होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, हमारे यहाँ जब धान की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, जब फसल पक जाती है, जब उसको बेचा जाता है, तो हम जाकर गल्ले पे बेचते हैं। गल्ले इन द सेंस कि हमारे यहाँ पे जो सबसे पहले जिसको बेचा जाता है, वो सरकारी रेट पे ना बेच के किसी ऐसे लोगों को बेचा जाता है, तो जो हमारे धान या गेहूं को ले लें। जो किसान लोग की फैमिली से बिलोंग करते हैं वो रिलेट करेंगे, ठीक है, इससे बात से। तो ये आपका ये ऐसे प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या है,
कि मान लो कि यहाँ पे आपका कोई पोटैटो पोटैटो का मतलब क्या? टमाटर। हटो। पोटैटो का मतलब होता है पोटैटो का मतलब होता है आलू। ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया? हाँ, पोटैटो अब देख लो, जैसे पोटैटो है, ठीक है, आलू है। अब यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कोई इंडिविजुअल फार्मर है, ठीक है, इंडिविजुअल आपका कोई भी किसान है। राइटिंग का यार कुछ करना पड़ेगा। ठीक, किसान है, अब ये क्या करेगा, ये आपका आएगा डायरेक्ट कहाँ पे? पीपीसी में। अब पीपीसी क्या होता है कि प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स होते हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग आपके सेंटर्स होते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या आएगा, ये यहाँ पे दे देगा पीपीसी में। अब ये पीपीसी किसको देगा? सीपीसी को। यही आपका मेगा फूड पार्क्स होते हैं। ठीक है। अब हाँ, तो अब कितने जो ये आपका काम हुआ, ये क्लस्टर बेस्ड हुआ। ठीक है, ये आपका मेगा फूड पार्क क्लस्टर बेस्ड स्ट्रेटेजी से काम करता है। अब यहाँ पे डायरेक्ट इसने किसने दिया? इसको। अब यहाँ पे जो पैसा होगा डायरेक्ट इनको दे देगा, उचित मूल्य पे लगा के। इतना समझ में आया? अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि भारत में अभी तक कितने बन गए हैं मेगा फूड पार्क। तो 41 को मंजूरी दे दी गई है। अब ये भी 41 को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें से आपके 24 जो हैं वो आपके बन चुके हैं। ठीक है, और जितने बचे आपके 17 बच रहे हैं, वो आपके भी प्रोसेस पे है। अब यहाँ से और कितनी चीजें रिलेट कर सकते हैं, देखो 2008 में सबसे पहले मेगा फूड पार्क आपका बना था। ठीक है, और सबसे पहला कौन सा था? सबसे पहला आपका था श्रीनी। श्रीनी, हाँ, अब ठीक है। और ये कहाँ पे है? ये आपका है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अब यहाँ से आपको आंध्र प्रदेश से कुछ याद आया? भाषाई आधार पर बंटने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आपका आंध्र प्रदेश ही था। दूसरी चीज, अब यहाँ पे जैसे हम केरला की बात किए ना, कि केरला का न्यूज में था, केरला से आपको क्या याद आ जानी चाहिए? तुरंत आपकी पेरियार रिवर आ जानी चाहिए। आपकी लॉन्गेस्ट रिवर थी ये। तो यहाँ पे आपकी और सारी नदियां याद आ जानी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सी है, उसके बाद आपकी कौन सी रिवर सदाबहार है, कौन सी चोटी है। मैंने यहाँ पे सारी चीजें रिलेट की थी पिछले वाले वीडियो में। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ। अब बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ओलंपिक। मैंने ओलंपिक के बारे में जितने भी क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं, क्योंकि अभी आपका हुआ था कौन सा? टोक्यो ओलंपिक 2024 हुआ था आपका। ठीक है, उसके बाद आपका पैरा ओलंपिक आपका 2024 हुआ था। तो इनमें से आपको ये नहीं है कि ठीक है एक चीज बता दूंगा निकल जाऊंगा। इसका जो डायरेक्ट आंसर है वो है आपका फिलिप है। ठीक है, फिलिप सर हैं। ठीक, अब इसका डायरेक्ट आंसर ये हुआ। इसके बारे में मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा कि किन्होंने कितने, भारत ने कितने मेडल जीते हैं। और भारत में जितने भी मेडल जीते हैं, आपके मनु भाकर जी हो गए, नीरज चोपड़ा जी जो आपकी बार सिल्वर मेडल लेके आए, गोल्डन से चूक गए, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए अगर मैं अभी वीडियो बनाने लगूंगा, अभी भी चीजें बताने लगूंगा, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्योंकि ये 30 से 40 मिनट का टॉपिक है ओलंपिक, क्योंकि ओलंपिक से अब की बार क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक से तो आएंगे, पैरा ओलंपिक से भी आपके आपके हो क्वेश्चन आएंगे। ओलंपिक का इतिहास क्या है, पैरा ओलंपिक का इतिहास क्या है, विंटर ओलंपिक का भी इतिहास क्या है, मैं वो सारी चीजें उस वीडियो में कवर करूंगा। तो आप उसको देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमको सारी चीजें यहाँ पे रिलेट करना है। समझ में आया? अगर हम अपने अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन आपका नॉर्मल सा था कि पानी को शुद्ध करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो पानी को शुद्ध करने के लिए कुछ प्रमुख विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपका हो गया पारंपरिक विधि जो है उबालना। ठीक है, हम पानी को लेके आते हैं, उबालते हैं, उसके बाद फिर जब वो ठंडा हो जाता है पीते हैं, जिसमें से जो भी उनके उबालने के पहले जो भी कीटाणु थे, उबालने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। ठीक, सबसे पहले आपका आ गया उबालना, पारंपरिक विधि।
ट्रेडिशनल। ये आपका हो गया पारंपरिक विधि। दूसरा आपका क्या हो गया? छनन। छनन में आपका क्या? छनन में आपका होता है निस्पंदन। अब निस्पंदन क्या होता है भैया? देखो, निस्पंदन वो होता है कि इसमें लगा होता है आपका फिल्टर। अब फिल्टर क्या काम करता है? कुछ चीजों को जाने देता है, कुछ चीजों को नहीं जाने देता है। और फिल्टर, अब ये फिल्टर क्या होता है? कुछ चीजों को जाने देता है, कुछ चीजों को नहीं जाने देता है। समझ में आया? तो ये आपके जो ठोस होते हैं, ठोस में जो आपके कीटाणु होते हैं उनको रोक लेता है, और आपके जो लिक्विड लिक्विड ड्रॉपलेट्स होते हैं, लिक्विड जो ड्रॉप होते हैं, पानी जो होते हैं, उनको जाने देता है। तो ये आपका निस्पंदन हो गया। अब अगले जो आता है वो है आपका क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण, इसमें क्या होता है? इसमें होता है कि आपका क्लोरीन की कुछ गोलियां होते हैं, कुछ टैबलेट्स होते हैं, उसको हम पानी में डाल देते हैं, तो जितने भी आपके कीटाणु होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आपका क्लोरीन दिया भी है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, डेड्स प्रोडक्ट्स होते हैं, वो सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। किसमें? क्लोरीनीकरण में। क्लोरीनीकरण का मतलब इसमें क्लोरीन की कुछ टैबलेट्स होती हैं, उनको पानी में डाल दिया जाता है। अब क्लोरीन से क्या आ जाता है? क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक है वो है आपका 17। 17 क्लोरीन, और इसका जो परमाणु भार है वो 35। परमाणु क्रमांक से कुछ याद आया? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स किन्हें कहते हैं? जिनके ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। ठीक है, आइसोबार, परमाणु भार, ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं उन्हें आइसोबार्स बोलते हैं। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम, सारी चीजें याद आ जानी चाहिए। ठीक है, एक और आपका एक विधि है यहाँ पे, फिटकरी। फिटकरी, फिटकरी में क्या होता है कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करता है, जो जिसमें सभी जो अवांछित कण होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हुआ, आपके डर्ट हुए, वो सारे के सारे फिटकरी अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। किनको? बैक्टीरिया को, आपके डर्ट हो गए, इनको कौन कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। कौन? आपकी ये फिटकरी। इतना समझ में आया? तो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये था कि परम शून्य ताप पर आपका क्या होता है? परम शून्य ताप पर गैस का तापमान कितना होता है? तो परम शून्य ताप क्या होता है, उससे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि तापमान क्या होता है। अब टेम्परेचर वो होता है कि कोई भी चीज जिसको छूने से, ठीक है, उसमें कितनी ऊष्मा निहित होती है, इंटेंसिटी ऑफ हीट, कि आपकी ऊष्मा किसी भी वस्तु में कितनी निहित होती है। जैसे किसी भी वस्तु को हम छूते हैं तो कितनी गर्म है वो, कितनी ठंडी है। आप जाते हो वहां पे अपनी किचन में, कोई भी प्रोडक्ट छूते होगे, जैसे आप चाय गर्म कर रहे हो, और वहां पे आप ऐसे नहीं करते हो डायरेक्ट अपने हाथ से छू लेते हो, कोई पकड़ आप यूज करते हो। क्यों? क्योंकि वो गर्म होती है। ठीक है, उसमें इंटेंसिटी होती है हीट की, समझे, वो हमको जलाता है। तो कोई भी चीज में इंटेंसिटी ऑफ हीट कितनी होती है उसको हम टेम्परेचर बोलते हैं। समझ में है? इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट है वो आपकी है केल्विन। समझ में आया? ठीक है, केल्विन आपकी हो गई एसआई यूनिट। अब यहाँ पे अगर यूनिट की बात कर रहे हैं तो कुछ चीजें हम और याद कर लेते हैं कि टेम्परेचर की स्केल कौन कौन से है। तो आपके है सबसे पहला सेल्सियस, दूसरा आपका हो गया क्या? फॉरेनहाइट, आपका तीसरा हो गया केल्विन, आपका चौथा हो गया क्या? और र्यूमर करके भी एक होता है। अब सेल्सियस की बात करें तो इसके खोजकर्ता कौन थे? एंडर्स सेल्सियस। मैं लिख देता हूं, एंडर्स सेल्सियस। अब यहाँ पे क्या होता है? सेल्सियस का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो आपका होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी चीज होगी 0 डिग्री सेल्सियस पर लेके आ रहे हैं तो वहां पे वो फ्रीज हो जाएगी। और आपका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो आपका होगा कितना? 100 डिग्री सेल्सियस।
मतलब कोई भी चीज को आप 100 डिग्री सेल्सियस पे लेके जाओगे तो वो उबलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से हम फ़ारेनहाइट को रिलेट करते हैं, तो इसके खोजकर्ता जो थे वो डेनियल गैब्रियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। अब इसका जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, वो आपका फ्रीजिंग पॉइंट मैं लिख देता हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका कितना होता है? आपका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट आपका होता है कितना? आपका होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन आता है, मैं अपने जब सीडीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा था, उसमें क्वेश्चन आया था कि कितने डिग्री पे आपका डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो -40 डिग्री सेल्सियस पे और 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे आपकी ये जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का जो आपकी स्केल है, ये दोनों इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपका माइनस, ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है हमारे आने वाले एग्जाम में, क्योंकि मैं आपको बार-बार चिल्ला-चिल्ला के बता रहा हूँ कि अब की बार एग्जाम में आपका मैथ जो होगा, मैथ और रीजनिंग सारे लोगों को तैयार है, ठीक है? अभी यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, बहुत से लड़के एग्जाम दिए हैं। ये सारे के सारे लड़के आपका मैथ और रीजनिंग कंप्लीट कर चुके हैं। आपकी चीजें कहाँ पे फँस रही हैं, वो आपके जीएस पे। तो जीएस को हमको इस तरीके से पढ़ना होगा कि हम उनसे आगे निकल पाएँ। समझ में आ रहा है? तो हमको इतने डीप में पढ़ना होगा और ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। समझ में आया? मैं यहाँ पे एक और चीज़ रिलेट करवा रहा हूँ, एक और थोड़ा डीप में आ रहा हूँ। एक आपका फ़ॉर्मूला होता है सेल्सियस से आपका फ़ारेनहाइट और केल्विन में चेंज करने का। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। फार्मूलों को रट लो। अगर आपका रेलवे में नहीं आता है, ऐसा तो होगा नहीं कि आपका रेलवे में कोई भी शिफ्ट में ये आंसर नहीं, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा। अब यार साइंस में टफ कितना ही कर सकता है। अगर हम न्यूमेरिकल्स भी याद करें, अभी रुको, मैं जो गूगल फॉर्म टेस्ट तैयार कर रहा हूँ उसमें न्यूमेरिकल्स भी ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि आपका अगर साइंस अगर वो टफ करेगा तो साइंस को टफ करेगा, न्यूमेरिकल्स पूछ के टफ करेगा। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, जितने भी टाइप के, मैं वो सारी चीजें कवर करूंगा। यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपका कि आपके सेल्सियस का मान दे देगा या आपका यहाँ पे फ़ारेनहाइट का मान दे देगा, बोलेगा सेल्सियस में चेंज करो या फ़ारेनहाइट में चेंज करो। इसी तरीके से एक दो टर्म्स हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले फ्यूजन किसे कहते हैं, यहाँ पे हम देखते हैं फ्यूजन। फ्यूजन किसे कहते हैं? जब अपने ठोस को लिक्विड में बदलते हैं तो उसे फ्यूजन बोला जाता है। ठोस को द्रव में बदलते हैं तो उसको लिक्विड बोलते हैं। अब वेपराइजेशन किसे कहते हैं? जब लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं। आपका डिपोजिशन किसे कहते हैं? जब गैस को सॉलिड में बोलते हैं। एक आपका ऊर्ध्वपातन करके एक टर्म है, ऊर्ध्वपातन पातन, जिसका आपका इंग्लिश में मतलब होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इसका इसमें ये होता है कि आपके जो सॉलिड होंगे ना, सॉलिड्स होंगे या सॉलिड होंगे, वो देखो, नॉर्मल से पहले जो जैसे लोहा हो गया या और भी कोई प्रोडक्ट हो गया, वो ठोस से पहले द्रव में चेंज होते हैं, वो गलते हैं, उसके बाद वो गैस में चेंज होते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, जो सॉलिड होगा वो डायरेक्ट आपका किस में बदल जाएगा? आपका गैस में। तो उसको क्या बोलते हैं? आपका क्वेश्चन फॉर्म होगा कि ठोस से ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? आपका कुछ ऑप्शन होगा, फ्यूजन, वेपराइजेशन, डिपोजिशन, सब्लिमेशन। आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सब्लिमेशन। और इसको इसका एक अगर एग्जांपल पूछे तो क्या होगा? आपका कपूर। ध्यान आया? जब मंदिर में हम कपूर को अपने हाथ में कभी-कभी मूवी में भी दिखाते हैं, कपूर को अपने हाथ में रखते हैं और पूजा करते हैं। हम अब देखते हैं ना, जब कपूर को लेके हम आरती उतारते हैं, किसी भी भागवत, जहाँ पे भागवत होती है, कहीं भी जहाँ पे पूजा करते हैं, तो जो सॉलिड होती है, वो डायरेक्ट गैस में चेंज होती है, वहाँ पे कोई भी लिक्विड फॉर्म नहीं होता है। अब आप कहाँ पे जाओगे? अब जब भी आप कल पूजा करोगे, कपूर याद करोगे, तुरंत आपको चीज़ें याद आ जानी चाहिए
कि कपूर था। कपूर क्या होता है आपका, सब्लिमेशन के थ्रू ये सॉलिड से गैस में चेंज होता है, आपका फ्यूजन के थ्रू ठोस द्रव में चेंज होता है। आपका -40 डिग्री सेल्सियस कब बराबर होगा, -40 डिग्री सेल्सियस पे। वहीं पे आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए, C/5 = F - 32/9। इतनी सारी चीजें आपको याद आनी चाहिए। मुझे नहीं मतलब कैसे, बट जब भी आप कोई भी चीज देखोगे ऐसे ही रियल लाइफ से रिलेट करना पड़ता है। कपूर आप जैसे देख रहे हो ना, तुरंत आपको कितनी चीजें याद आनी आनी चाहिए, इतनी की इतनी चीजें। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन ये था, भारत रत्न से सम्मानित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है। तो ये आपके बांसुरी वादक है, बिस्मिल्लाह खां आपके कौन है, ये शहनाई वादक थे। अब यहाँ पे तो अगर ये क्वेश्चन आया कि बिस्मिल्लाह खां किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शहनाई वादक है। हमें क्या याद आ जाना चाहिए कि हमें तुरंत एक कीवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, भारत रत्ना। अब भारत रत्न से हमको क्या याद आएगा, भारत रत्न से तुरंत हमको याद आ जाना चाहिए क्या। अगर आपको आ रहा है अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि अगर कोई भी बच्चा स्टैटिक जीके का पोर्शन पढ़ा नहीं है तो वो सारी चीजें रिकॉल कर सके। देखो, भारत रत्न हमारे प्यारे देश भारत का सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। कौन सा है आपका भारत रत्न, इसकी शुरुआत कब हुई थी, शुरुआत जो हुई थी 2 जनवरी 2 जनवरी 1954 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, इसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, प्लस आपको एक मेडल दिया जाता है। अब यहाँ पे आपको कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है, भारत रत्न में आपको एक सर्टिफिकेट और एक मेडल दिया जाता है, यहाँ पे कोई भी धनराशि नहीं दी जाती है। अब कब दिया जाता है, ठीक है, व्हेन, तो हमारे गणतंत्र दिवस पे, जब 26 जनवरी को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस जब मनाया जाता है हर प्रत्येक 26 जनवरी को। अब एक साल में 3 लोगों को पुरस्कार दिया जाता है, बट कभी कभी 4 से 5 लोग भी इसमें ऐड किए जा सकते हैं। यहाँ से और चीजें अगर डीप में जाए तो आपको ये किसे दिया जाता है, ये जो महान लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में लोग बहुत अच्छा किए हैं, आर्ट्स में किए हैं, आर्ट्स मतलब कला में किए हैं, आपके साइंस में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं, तो उन उन लोगों को दिया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये फ्रेम हो सकता है कि भारत रत्न आपके बनते कहाँ हैं। पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एक आपका है अलीपुर नाम की जगह पे। कहाँ पे है, ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में आपका क्या है, आपके इनके ब्रांड एम्बेसडर हम ही अभी हमने पिछले स्लाइड्स में, पिछले स्लाइड्स में पढ़ा, इसके ब्रांड एम्बेसडर आपके कौन है, सौरभ गांगुली जी। ठीक है, सौरभ गांगुली जी और किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर है, बंगाल पियरल्स के। ठीक है, वहीं पे आपको याद आ जानी चाहिए कि इनमें से अगर एक क्वेश्चन आपका, हमने ये डिस्कस किया था, रट रट के डिस्कस किया था कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर कौन नहीं है। आपके ऑप्शन आएंगे युवराज सिंह, गेल, शाहिद अफरीदी, उसेन बोल्ट, ये चारों के चारों हैं। कौन नहीं है आपका ऑप्शन आ जाएगा। मान लो मैं ऑप्शन एज्यूम कर रहा हूँ, विराट कोहली, युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट, तो आप उसेन बोल्ट को टिक नहीं करना, क्योंकि वो है अब की बार ब्रांड एम्बेसडर। मैं ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांस हैं। तो ये चीजें आप यहाँ पे रिलेट कर लिए। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहले आपका 1954 में भारत रत्न कब दिया गया, 1954 से स्टार्ट की गई। और कब सबसे पहले वुमेन कौन थी, फर्स्ट वुमेन थी आपकी माननीय इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी फर्स्ट वुमेन थी। फर्स्ट मेन कौन थे, सबसे पहले दिया गया, तो इसमें से 3 लोग थे, कौन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन, ठीक, पहला। दूसरा आपका क्या आ जाएगा, राजा राजगोपालाचारी। तीसरा आपका क्या आ जाएगा, तीसरा आपका आएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन।
चंद्रशेखर वेंकट रमन जी। इनको नोबेल प्राइज भी मिला था कब? 1930 को। 1930 में इनको नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। किस लिए? इनको एक फिजिक्स का टर्म होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, इतना समझ में आया? तो अब हम बात करते हैं कि भारत रत्न को कितनी बार बंद करवा दिया गया। ठीक है, ये लगातार दिया जा रहा था, उसके बाद कुछ टाइम बाद इसको 1977 से 80 में भारत रत्न को बंद करवा दिया गया था। इस टाइम पे कौन आपके पीएम थे? इस टाइम पे आपके जनता पार्टी के, जनता पार्टी के पीएम थे कौन? आपके मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई कौन है? फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम। ये आपने, अगर आप लगातार वीडियो देख रहे हो तो एक ये क्वेश्चन फ्रेम नहीं हुआ था? आप बताओ मुझे, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम क्वेश्चन पूछा नहीं था? तो अगर आप चीजें रिलेट कर रहे हैं तो उससे आपका फायदा ही फायदा है। जो चीजें क्वेश्चन, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है वो इन्हीं से रिलेटेड पूछा जा रहा है, चीजों को घुमाया जा रहा है, बट वही चीजें बार बार पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो यही आपका फर्स्ट नॉन नॉन कांग्रेस कौन है पीएम? आपके हैं ये क्या कहते हैं, मोरारजी देसाई। यहाँ पे एक क्वेश्चन एक ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट गैर भारतीय जिन्हें भारत रत्न दिया गया, फर्स्ट नॉन इंडियन, नॉन इंडियन फर्स्ट गैर भारतीय कौन थे? ये थे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। कब? 1987 को। खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको कब दिया गया था? 1987 को इनको भारत रत्न दिया गया था। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप यहाँ से चीजें रिलेट कर सकते थे, बट मैंने आपको बहुत ही अच्छे से, जहां तक मैं समझ सकता था कि यहाँ क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, वहां से आपको दिया गया। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी फ्रेम हो सकता है कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति जिन्हें भारत रत्न दिया गया वो थी आपकी नेल्सन मंडेला जी। और इसी पे आपका एक नेल्सन मंडेला डे भी मनाया जाता है। वो कब है? आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। समझ में आया? हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे तो जब उस टाइम क्वेश्चंस 2019 में जब एग्जाम हुआ, उस टाइम पे तो क्वेश्चन आपका क्या आएगा? उस टाइम पे क्वेश्चन आपका यही आएगा कि रेलवे बोर्ड के जो सीईओ थे उस टाइम के आपके वी के यादव जी थे। कब? 2019 में। बट अभी कौन है? तो अभी है आपके न्यू जो बने हैं वो सतीश कुमार जी हैं। सतीश कुमार जी। ये आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हम दे रहे हैं अपने रेलवे का एग्जाम। और यार अगर उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो सीईओ कौन है रेलवे बोर्ड के? अभी सतीश कुमार जी हैं। अब अभी जो कुछ और मेन सीईओ हैं उनके हम फ्रेम कर लेते हैं। अभी हमारे माननीय श्री रतन टाटा जी का निधन हुआ है। तो क्या पता उससे भी रिलेटेड हमें क्वेश्चन फ्रेम कर दिया जाए, क्योंकि करंट अफेयर हमें उसी जगह से पूछा जाता है जहां की न्यूज ट्रेंडिंग में चल रही हो। ठीक है, रेलवे भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, रेलवे का एग्जाम ही है। जैसे टीसीएस अभी ट्रेंडिंग में चल रही है। टीसीएस के कौन है? के कीर्ति वशम है। इसके बाद जैसे टेस्ला, अभी एलोन मस्क की टेस्ला बहुत चल रही है न्यूज में। टेस्ला आपकी इलेक्ट्रिक कार है। इसके सीईओ कौन है? आपके हैं एलोन मस्क जी। ठीक है, एलोन, एलोन से अकेलापन लिख रहा हूँ भाई साहब। एलोन मस्क जी। ठीक, अब ये एक और चीज के सीईओ कौन? स्पेस एक्स। स्पेस एक्स। अगर आप इसके बारे में जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते आप तुरंत गूगल करो। ठीक है, वीडियो देखने के बाद, कि स्पेस एक्स क्या है, कितनी सारी चीजें आपकी इन्होंने ख्याति प्राप्त की। स्पेस एक्स, स्पेस एक्स के जिसके फाउंडर एलोन मस्क जी हैं। एलोन मस्क की बायोग्राफी पढ़ो, इनके बारे में समझो, इनकी जो चीजें की उपलब्धियां हैं, जो चीजें इनके आपको समझ में आ रही है, उनको अपने अंदर अपनाओ।
तो इसके बाद जैसे अभी कुछ सोशल मीडिया के भी हम वो क्या कहते हैं सीईओ के बारे में देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया इंस्टा और केविन केविन सिस्ट्रॉम और सिस्ट्रॉम है, ट्रॉन नहीं ट्रॉम। उसके बाद आपका मेटा के हो गए मार्क जुकरबर्ग। मेटा के मार्क जुकरबर्ग। उसके बाद आपके जो क्या कहते हैं ये एप्पल के हो गए टिम कुक जी। ठीक है। एप्पल अभी आईफोन 16 भी लॉन्च हो गया है आपका। मेरे पास तो वो भी नहीं है। आपका एप्पल का कौन है? टिम कुक जी। टिम कुक जी। ठीक। सी हो गया यार। ठीक। उसके बाद आपके यूट्यूब हो गया। ठीक है। यूट्यूब हो गया। यूट्यूब के कौन है आपके? नील मोहन। नील मोहन। ठीक है। हाँ। आपका जैसे वो क्या कहते हैं अमेजन हो गया। एंडी जेसी जी थे संस्थापक इसके। अच्छा मैं लिख ही दे रहा हूँ। अमेजन के आपके कौन जो सीईओ हैं वो है एंडी। और संस्थापक हैं आपके जेफ बेजोस। ठीक है। तो ये आपके अमेजन के हो गए। गूगल के हमारे सुंदर पिचई जी हैं, इनको पता भी होगा। अच्छा हाँ, एक चीज ये भी याद करना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है। जैसे आपके टेस्ला के कहाँ पे हैं? कैलिफोर्निया में। आपके इंस्टा का कहाँ पे है? आपका कैलिफोर्निया में है। आपका व्हाट्सएप का कहाँ पे है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया। एप्पल का कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। यूट्यूब का कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। आपका अमेजन का कहाँ पे है? इसका है आपका वाशिंगटन डीसी। ठीक। इसका यहाँ पे हो गया आपका। ये टीसीएस का कहाँ पे है? ये बेंगलुरु में है। तो इतनी चीजें आप रिकॉल कर सकते हो। नेक्स्ट चीज जो है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये होता है कि यहाँ पे कोई भी चीज होती है जैसे पानी में आपकी पेंसिल रखी हुई है, जैसे मैंने फिगर भी इसका लगाया है। पानी में पेंसिल रखी है, देखिए यहाँ पे तो सीधा दिखाई दे रहा है जहां तक पानी नहीं है। अब यहाँ पे यहाँ से देखो ये तिरछी दिखाई दे रही है ना। तो इसका रीजन क्या होता है? इसका ये जो रीजन होता है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ही है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन। हिंदी में इसको प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? मैं लिखूंगा नहीं, मैं बोल दे रहा हूं। इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वो हल्का झुक जाती हैं या फैल जाती हैं, जिसे ही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। इसके लिए दो मीडियम का होना बहुत ही जरूरी है। मीडियम जैसे आपका रेयर हो गया, डेंसर हो गया। मैं लिख रहा हूँ आपका जो डेंसर मीडियम है जिसे सघन बोलते हैं। ठीक है। सघन में मतलब आप वाटर ले लो। और आपका रेयर हो गया वो हवा में ले लो। आपका रेयर इसको विरल बोलते हैं। ये आपकी कौन ले सकते हो? आप एयर ले सकते हो या हवा। अब इसके लिए कुछ टर्म होते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे कौन है? प्रकाश आपकी कहाँ से कहाँ जा रही है, किस माध्यम में किस माध्यम में जा रही है? तो ये आपकी विरल से सघन में जा रही है। विरल से सघन में जा रही है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? ये अभिलंब से दूर हो जाती है, अभिलंब से। यहाँ पे एक इसकी परिभाषा ज्ञात करें। परिभाषा में दिया रहता है। तो यहाँ पे अभिलंब ये देखो दूर हट रही है, कब से? जब विरल से सघन में जा रही है। तो मैं लिख दे रहा हूं आपका विरल। विरल से सघन। सघन मतलब आपका रेयर से डेंसर में। रेयर टू डेंसर में आपका जा रही है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? यहाँ पे आपका ये अभिलंब से दूर चली जाती है। अभिलंब से दूर। और यहाँ पे आपका अगर सघन से विरल में आए, सघन से विरल में आए, आपका डेंसर से
डेंसर से रेयर, आपका क्या हो गया यहाँ पे, अविलंब की ओर झुकेगी, अविलंब की ओर। बट अभी जो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है इसमें आपकी जो एग्जांपल्स हैं वो आपका जैसे जल में कोई भी पेंसिल या भी कोई भी चीज का टेढ़ा दिखाई देना, आपका पानी का सिक्कर। अच्छा हाँ, इसमें अगर आप पानी डालोगे ना तो ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसका भी कारण आपका क्या होता है, उसका भी कारण होता है जैसे आप यहाँ पे एक किरण आई, यहाँ पे आपके माध्यम चेंज हुआ, तो यहाँ से या तो ये दूर चली जाएगी या तो पास में चला आएगा। ठीक है, तो वही होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे आपकी सिक्का डालोगे यहाँ पे तो थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, ये चीज है। अब अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं सूरत स्प्लिट के बारे में। इसका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, क्योंकि आपको सच में कुछ नहीं कुछ नहीं आता है। तो सबसे पहले यार देखो, होता ये है कि 1905 में क्या हुआ था, 1905 में आपका हुआ था बंगाल पार्टीशन। ठीक, यहाँ पे मैंने आपको पिछले वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बताया है, चिल्ला चिल्ला के बताया है कि आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी आपके अमार सुमार बांग्ला नाम का एक गीत लिखे थे, प्रसिद्ध गीत है वो, वेस्ट बंगाल और सॉरी वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है। और अगर आपका रविंद्रनाथ टैगोर से याद करोगे तो आपका जनगण मन राष्ट्रीय गीत आता है, इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखे थे। उसके बाद आप यहीं से राष्ट्रीय सॉरी माफ सॉरी राष्ट्रीय गान लिखा था, वंदे मातरम है, जिसके रचनाकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं, और जिसको उन्होंने आनंद मठ में लिखा था। 1905 से इतनी चीजें आपको याद आ जानी चाहिए। 1905 में जब आपका बंगाल विभाजन हुआ तो इससे ये इफेक्ट हुआ कि जो बड़े ताकतवर प्रांत थे वहां के लोगों में फूट पड़ गई। फूट कैसे पड़ी कि 1906 में आपका इसका जो इफेक्ट हुआ वो मुस्लिम मुस्लिम लीग का आपके यहाँ पे गठन हुआ। कब? 1906 में क्या हुआ आपका, मुस्लिम लीग का गठन हुआ। अब यहाँ पे मुस्लिम लीग का जब गठन होता है तो ये गठन ऐसा होता है 1906 में, मुस्लिम मुस्लिम के एक बोर्ड उन्होंने जाके किससे मिले, लॉर्ड मिल्टो मिंटो से, लॉर्ड मिंटो से मिले। और ये कौन थे, सेकंड वाले लॉर्ड मिंटो थे, यहाँ से मिले, जिसके नेतृत्व कौन कर रहे थे, आपके कर रहे थे आगा खां। 1906 में जो नेतृत्व कर रहे थे मुस्लिम लीग के, आगा खां थे। और यही बाद में जब मुस्लिम लीग बनी तो इसके जो फाउंडर्स हुए वो आपके दो हुए, सबसे पहले आपका आगा खां, दूसरा सलीम उल्लाह खां। सलीम उल्लाह खां, उल्लाह खां। बट एग्जाम में अगर आएगा तो अगर ये एग्जाम में या तो आगा खां आएगा या तो सलीम उल्लाह खां आएगा, अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो आप फर्स्ट प्रीफरेंस किसको दोगे, आगा खां को फर्स्ट प्रीफरेंस आप। आगा खां भी यहाँ पे डिमांड ये रखी गई कि मुस्लिमों का पृथक निर्वाचन मंडल रखा जाए। ठीक, इसके बाद क्या होता है आपका, अब इसकी भनक जब कुछ लीडरों को पड़ती है जो थोड़ा दूरदर्शी थे, उन्होंने समझ गए कि यहाँ पे ब्रिटिश फूट डाल रहे हैं। और इसी के इफेक्ट में आपका जो यहाँ पे वे दो विचारधारा उत्पन्न हुई। कौन कौन से, एक आपकी नरमपंथी विचारधारा थी, एक आपकी कौन थी, एक आपकी गरमपंथी विचारधारा थी। अब गरमपंथी विचारधारा लिख ही दे रहा हूँ यार, गरमपंथी विचारधारा। अब गरमपंथी विचारधारा और नरमपंथी विचारधारा, नरमपंथी विचारधारा, नरमपंथी थे वो ये मानते थे, जैसे आपके नरमपंथी में गोपाल कृष्ण गोखले जी हो गए, आपके दादा भाई नौरोजी जी हो गए, रासबिहारी घोष जी हो गए। तो यहाँ पे ये हुआ कि जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे ये जो वहाँ की महारानी जी थी उनके प्रति निष्ठा भाव रखते थे, सोचते थे ठीक है हम महारानी से महारानी महारानी करेंगे, फिर वो हमको एक दिन ऐसा आएगा कि हमारे ऊपर तरस खाएंगी, हमको बेचारा समझेंगी और हमको स्वतंत्रता दे देंगी। और दूसरी थी कि वो जो ब्रिटिश न्यायप्रियता के बहुत ही विश्वास पात्र थे कि ठीक है ब्रिटिश जो करेंगे वही हम करेंगे, ब्रिटिश जो बोल देंगे वही करेंगे। और उनका ये कहना था, वहीं पे जो गरम गरम विचार धारा के लोग थे, जैसे आपके लाल बाल पाल, जिनको हम बोलते हैं लाला लाजपत राय जी, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल जी और अरविंदो घोष जी, यहाँ पे ये होता है कि ये बहुत ही गर्मपंथी विचारधारक थे। इन्हें ये ऐसे इनकी मानसिकता थी कि हमें स्वराज चाहिए। वो ये बोलते थे कि ये हमारा प्यारा भारत देश है, यहाँ पे ब्रिटिश की हिम्मत कैसे होती है कि वो हमारे ही भारत देश में आए और हमारे ऊपर राज कैसे करे। इनकी
उनको खून में एक उबाल होता था कि उनकी इतनी औकात, उनकी हिम्मत, इतनी कैसे हिम्मत पड़ रही है, वो हमारे ही भारत देश में आ रहे हैं, हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स लगा रहे हैं, उनका जो मन कर रहा कर रहे हैं, ब्रिटिश राज हमारे ऊपर थोप रहे हैं। हम उनको क्यों माने? तो क्यों माने? हम उनके स्कूल में क्यों जाके पढ़े? ठीक है? वही नरमपंथी विचारधारा के थे। ये बोलते थे ठीक है ब्रिटिश का स्कूल है, हमें वहाँ पे जाके पढ़ना चाहिए। हम उनके प्रति विश्वास रहें, निष्ठावान रहें। वो हमारे ऊपर बेचारा हम उनके सामने बेचारा बनेंगे तो एक दिन तरस खा के हमें आज़ादी दे देंगे। वहीं पे गरमपंथी थे, बोल रहे थे कि हम इनकी प्रजा क्यों बने? उनको तुरंत ही तुरंत अपना प्यारा भारत देश की आज़ादी चाहिए थी। ठीक है? और ये उनके खून में एक उबाल था, एक गर्मी थी, गरमपंथी विचारधारा में। इतना समझ में आया? ये गरमपंथी विचारधारा के लोग क्रांतिकारी थे। इनके ये जब भी सोचते थे, तो इनका एकदम दिमाग खराब हो जाता था। तो हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे ना, लोग बोलते हैं ना कि हिस्ट्री पढ़ने से क्या होगा, मरे मरे गुर्दे उखाड़ने से क्या फ़ायदा होगा? उन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता है कि हिस्ट्री से हम कितनी सारी चीज़ें सीख सकते हैं कि किस शासक ने कहाँ गलती की थी अपनी ज़िंदगी में और नॉर्मल कौन से लोग जैसे एंशिएंट एंड मिडीवल में हुआ हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, हमारी विचारधारा अलग बनती है। मॉडर्न में हम देखते हैं कि अगर हम एक एकता में दम नहीं रखेंगे, एकता में अगर हम फूट डालेंगे, तो कहाँ से होगी आपकी? जितने भी बाहरी लोग होंगे वो हमारे ऊपर आके राज करने लगेंगे। तो हिस्ट्री से ये सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं अपने एग्ज़ाम के बारे में। तो देखो ये आपके नरमपंथी और गरमपंथी विचारधारा के लोग हो गए। अब इनमें ये होता था कि जो कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, वहाँ पे आपकी अध्य